हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल रैशनल रैपो, जहां हम इकोनॉमिक्स रिलेटेड कंटेंट के बारे में स्टडी करते हैं। आज हम ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव है। आपने अगर एलपीजी पॉलिसी नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, देन इस पे आइएगा। ओके, तो सम स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टिंग मी टू पोस्ट वीडियोज इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो फॉर देम आई एम रिक्वेस्टिंग दैट I have just started with explanation of economics content in Hindi language. Soon I will be explaining those contents in English language as well. So for that you just need to wait for some while. So let's get started with this video. चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? देखो, हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन सिंपल में सारी इकोनॉमी एक दूसरे की कंट्री की इकोनॉमी से कनेक्टेड होती है, लिंक्ड होती है। उस इंटरलिंक्ड नेटवर्क को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब आया था? 1991 की एलपीजी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म में ग्लोबलाइजेशन आया था। ठीक है, तो बहुत सारे, देखो, हर चीज़ में ना बुराई अच्छाई होती है। ग्लोबलाइजेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव इसके जो इम्पैक्ट्स है, असर हमारी इकोनॉमी में क्या हुए, इंडिया की इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन का क्या असर हुआ, कैसा अच्छा असर हुआ और कैसा बुरा असर हुआ। ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे आज। तो शुरू करते हैं। देखो, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में क्या आता है? ह्यूज मार्केट। अगर आपको मीनिंग पता है ग्लोबलाइजेशन का और आपने पिछली वाली वीडियो देखी है तो ये वीडियो आपको इजी जाएगी समझने में। तो देखिए, पहला जो एक पॉजिटिव एडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का, वो ये है कि ह्यूज मार्केट। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक ह्यूज मार्केट है। हम सिर्फ इंडिया में डील नहीं करते हैं, हम इंडिया में बाहर की चीज़ें मंगवाते हैं। अमेरिका, जापान, यूएस से चीज़ें आती है इंडिया में, और यहाँ से भी पाकिस्तान, यूएस, जापान चीज़ें जाती है। तो ये काफ़ी बड़ा मार्केट हो गया जिसमें लगभग पूरा हमारा अर्थ, पूरा ग्लोब इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना बड़ा मार्केट है उतनी ही ज़्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है बिजनेस करने की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की। और मैं आपको बता दूं, ये हम जो इम्पैक्ट्स पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट, ये हम इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम पूरे इम्पैक्ट पढ़ने लग जाए तो बहुत ज़्यादा लिस्ट बढ़ जाएगी। ओके, तो ये बहुत ह्यूज मार्केट है और अपॉर्चुनिटीज़ भी उस हिसाब से ह्यूज आती है। लेकिन सबसे पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, वो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी। कंपटीशन। देखो, अब ह्यूज मार्केट है, ठीक है, बहुत सारे मार्केट्स आ रहे हैं इंडिया में। पहले ये सारे जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, ये आज जो है ये हम नहीं जानते थे, है ना। तो ये सब इंडिया में आ रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, एफडीआई के थ्रू। तो ये जब इंडिया में आते हैं तो कंपटीशन भी तो बढ़ जाता है ना। पहले एक चीज़ इंडिया में एक या दो चार इंसान जो बेच रहे थे, आज वही एक चीज़ 10-20 प्रोड्यूसर्स, 10-20 बिजनेसमैन बेच रहे हैं। तो सोचिए कंपटीशन का लेवल क्या है। तो इंडिया में कंपटीशन बढ़ गया, और जब भी कंपटीशन बढ़ता है, एक चीज़ को बेचने वाली लोग जो है, बेचने वाले वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या होता है ना, कंपटीशन बढ़ने की वजह से हर कोई चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट बिके। प्रोड्यूसर या सेलर चाहेगा मेरा प्रोडक्ट, हर कोई चाहेगा, क्योंकि प्रॉफिट ही कमाना है अल्टीमेटली, हमारा अल्टीमेट गोल होता है। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए ये लोग अच्छी क्वालिटीज़ प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। ठीक है, और क्वांटिटी भी। क्वांटिटी पे मेरा मतलब है कि वैरायटी। ओके, तो वैरायटी भी अलग अलग चीज़ों की आती है मार्केट में। वेफर्स और चिप्स की, एक ब्रांड की भी कितनी वैरायटीज़ है। वेफर्स ही ले लो तो उसमें कितने फ्लेवर्स वो देते हैं। ये सारी चीज़ें वो दे रहे हैं, वैरायटी दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में कंपटीशन है, और अगर मुझे यहाँ टिकना है, बिजनेस में रहना है, तो मुझे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया में, एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया में यहाँ के लोगों को काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है जब से ग्लोबलाइजेशन आया है। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट भी है। कंपटीशन होना चाहिए, ग्रोथ के लिए कंपटीशन ज़रूरी होता है। ठीक है, चीप गुड्स। अब चीप गुड्स कैसे, यहीं से लिंक्ड आता है। कंपटीशन है, ठीक है, मोनोपोली नहीं है, यहाँ कंपटीशन है, तो डेफिनेटली हर कोई चाहेगा कि वो सामान बेचे। उस चीज़ के लिए प्राइस कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में। अगर आप महंगा बेचोगे तो दूसरा तो अवेलेबल है ना, कंज्यूमर उसके पास से खरीद लेगा।
तो इसीलिए अब सामान जो है वो सस्ते होने लगे हैं। इसका एक चीप गुड्स एक ये रीज़न है और दूसरा रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए यूएस, अमेरिका को प्रोडक्शन करना है, ठीक है, उसे मार्केट में आना है और वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से ले रहा है, वो देख रहा है रॉ मटेरियल्स मुझे सस्ते कहाँ से पड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको चाइना से रॉ मटेरियल सस्ते पड़ रहे हैं, तो अमेरिका रॉ मटेरियल्स चाइना से लेके अपना प्रोडक्शन आगे बढ़ाएगा, तो उसका जो प्राइसेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे और जो ऑटोमेटिकली गुड्स जो है वो सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं कि कौन सी कंट्री में, कौन से देश में कम आ रहा है, वहाँ जाके प्रोड्यूस करना है, तो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी प्रोडक्ट का कम होता है तो डेफिनेटली उसका असर उसके प्राइस पे दिखता है, ठीक है। FDI जैसे कि मैंने बताया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरी देश की दूसरा बिजनेस जो है, दूसरे देश का एक बिजनेस जो है वो दूसरे देश में बिजनेस करना चाहता है। यूएस की कंपनी इंडिया में बिजनेस ओपन करना चाहती है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, इसी को कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन हुआ तब से इंडिया में बहुत सारा FDI आया, बहुत सारा जो है वो इन्वेस्टमेंट आया है, जो इंडियन इकोनॉमी के लिए एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट, अब यहाँ जो है पहले मॉल्स नहीं थे, अभी मॉल्स बन रहे हैं, मॉल्स के अंदर कितने लोग काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली। तो बाहर की कंट्री जब अपना बिजनेस किसी दूसरी कंट्री में लेकर आके खोलती है तो उस कंट्री में रहने वाले जो लोकल लोग हैं, लोकल पीपल है, उनको रोज़गार की सहायता मिलती है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखो एजुकेशन, ठीक है, क्यों एजुकेशन, बिकॉज देखो बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ आ रही है इंडिया में, और जब वो आ रही है तो वो अच्छे बंदे, क्वालिफाइड एजुकेटेड लोगों को हायर करती है। तो अब एजुकेटेड वाइट कॉलर जॉब की डिमांड बढ़ रही है, तो अब अच्छी वाइट कॉलर जॉब की डिमांड बढ़ रही है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो अब एजुकेशन की भी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। तो एजुकेशन एक क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है इकोनॉमिक टर्म्स में, और ये कंपटीशन पे तो मैं आ ही चुकी थी। तो ये सारे जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से इंडियन इकोनॉमी एज इंडिया एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी पे क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए हैं ये हमने देखे। लेकिन जब हम नज़र डालते हैं ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे तो देखने को मिलता है कि क्या क्या हुआ। ओके, फ्लक्चुएशंस इन प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस आती है, मतलब बहुत ऊपर नीचे प्राइजेस हो जाती है। यूएस में कुछ और है, चाइना में प्राइस एकदम कम रहेगा, या बहुत सारी चीज़ें होती है। वो इसीलिए भी होता है क्योंकि एक जो सामान है वो एक जगह नहीं बनता है, एक सामान दूसरे देश में या एक किसी और तीसरे देश में बन सकता है, और उस देश का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग होगा क्योंकि रॉ मटेरियल के कॉस्ट अलग अलग होंगे। इसी चीज़ की वजह से प्राइजेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। अब देखो एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, अब मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझना। ग्लोबलाइजेशन जब आया उसके बाद क्या हुआ कि जो MNCs है वो इंडिया में FDI के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने लगी। इससे जितने भी स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है जो ऐसे छोटे छोटे कारोबार करते थे, जो छोटी छोटी दुकानें या छोटे छोटे शॉप्स, रिटेलर्स, कारोबार करने वाले जो लोग हैं, इनफैक्ट आर्टिसंस, मैन्युफैक्चरर्स, ये सारे जो लोग हैं जो कंपटीशन फेस नहीं कर सके, ठीक है, क्योंकि उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो कंपटीशन फेस कर सके। इस चीज़ की वजह से वो उन्होंने अपने बिजनेसेस को बंद कर दिया, क्योंकि स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हिट हार्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि कंपटीशन की वजह से चीज़ें बहुत सस्ती होती जा रही थी और इतने में इनका प्रॉफिट नहीं हो रहा था, बिकॉज वो ऑलरेडी स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स की वजह से होता क्या है, जो ऑलरेडी छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कंपटीशन फेस करने की काबिलियत नहीं रख पाते, बिकॉज उनके पास इतना कैपिटल और इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, उनका बिजनेस इतना एक्सपैंड नहीं होता है, तो वो अल्टीमेटली कहाँ चले जाते हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर में चले जाते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि इंडियन इकोनॉमी का 80%, मोर देन 80% इंडियन इकोनॉमी अपनी इनफॉर्मल सेक्टर में है।
इनफॉर्मल सेक्टर वो उस सेक्टर को कहते हैं कि जहाँ पे जो बिजनेसेस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जहाँ पे कोई गवर्नमेंट का परमिशन नहीं ली जाती। परमिशन इन द सेंस लाइसेंस परमिट होते हैं, बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है ना, बिजनेस में आने से पहले वो रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं होता है, टैक्स भी पे नहीं होता है फिर, तो ऐसे सेक्टर्स को इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, ठीक है। और 80% से ज़्यादा की इकोनॉमी अपनी अभी भी इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर में है। वो इसीलिए क्योंकि स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स जो कंपटीशन सह नहीं सके वो इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हैं, जहाँ कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होता है। ओके, पुअर फार्मर्स, जो रिच फार्मर्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसकी वजह से वो आगे डेवलप हो गए, लेकिन जो पुअर फार्मर्स, जो मार्जिनल फार्मर्स है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आज भी फेस करनी पड़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट तो मैंने आपको बताया, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से काफ़ी जो काम उस ग्लोबलाइजेशन के पहले चला करते थे आज वो नहीं होते। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी की वजह से ऑफलाइन रिटेलर्स को काफ़ी भारी नुकसान हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट इस सेक्टर्स में आई भी है, ठीक है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का कहीं ना कहीं। एंड फंडिंग प्रॉब्लम, देखो फंडिंग प्रॉब्लम में ना ये बात याद रखना ध्यान से कि फंडिंग प्रॉब्लम का मतलब कि देखो ग्लोबलाइजेशन जब इंडिया ने बोला, कैसे हुआ था ग्लोबलाइजेशन, मैं आपको एक रीकैप बताती हूँ। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया था क्योंकि इंडिया को एक किस चीज़ की ज़रूरत थी, इमरजेंसी लोन की ज़रूरत थी। वो गया आईएमएफ के पास कि भाई मुझे लोन दे दो। आईएमएफ ने रखी एक शर्त कि लोन आपको मिलेगा लेकिन आपको अपनी इकोनॉमी क्लोज से ओपन करनी होगी। ओपन मैंने वही बताया, एलपीजी रिफॉर्म। तो हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी ओपन कर ली, सब देशों के लिए अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, आपने नाम सुना होगा, आईएमएफ है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, इंडिया इन इंस्टीट्यूशंस के मेंबर है, ठीक है। इंडिया एक मेंबर है इन इंस्टीट्यूशन का, और मेंबर होने के नाते मेंबर कंट्री को कोटा देना पड़ता है, कोटा के हिसाब से एक फंडिंग देनी पड़ती है। तो इंडिया आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईएलओ को फंडिंग देता है, ठीक है। तो होता क्या है कि वो जो फंडिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को जा रही है भाई, वो फंडिंग इंडिया के इंटरनल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए वो रिसोर्स कैपिटल यूज़ किया जा सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक हमारा लॉस हो रहा है। दूसरी ये भी बात है कि ये जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इनको सबसे ज़्यादा फंडिंग यूएस करता है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है उसका कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहता है, ठीक है। तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि आईएमएफ ने क्यों एक शर्त रखी कि इंडिया की इकोनॉमी ओपन कर दो। इसीलिए ओपन कर दो ताकि यूएस यहाँ पे बिजनेस कर सके। इंडिया में इकोनॉमी ओपन रहेगी तो यूएस को प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट मिलेगा इस चीज़ की वजह से। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इकोनॉमी भी है। तो हमारा ये जो फंड है वो डाइवर्ट हो रहा है ना, वो कोई अच्छी जगह जा सकता था। इंटरनल हमारे देश में पॉवर्टी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे और भी क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सारी चीज़ों पर वो जो फंड है वो यूज़ हो सकता था, लेकिन वो जाता कहाँ है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की फंडिंग में जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन हुआ तभी हम ये सारे इंस्टीट्यूशन को फंड कर रहे हैं, वरना हम नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं और ये सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने आपको बताया, क्योंकि देखिए कोई भी अच्छी चीज़ के कोई भी एक चीज़ के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। ग्लोबलाइजेशन हमारे इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था और इस टर्निंग पॉइंट से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी हुए हैं और दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी आज हम झेल रहे हैं। तो इसी तरीके के इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आपकी स्टडीज़ में आपको हेल्प कर सके, इसके लिए मेरे चैनल रैशनल रैपो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे स्टूडेंट्स को शेयर करें। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।